दिस इज़ डॉक्टर आशीष। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको खांसी के कारण, लक्षण और प्रकार इसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट या खांसी के ट्रीटमेंट की तरफ जो अप्रोच है वो अप्रोच कैसा होना चाहिए इसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर वो वीडियो देखेंगे तो ही आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, खांसी आने के बाद पहले 3 दिन तक क्या करना चाहिए। तो अगर पहले 3 दिन तक अगर खांसी और सिर्फ सर्दी है, यानी नाक बह रही है और खांसी है, बुखार नहीं है या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन का साइन नहीं है, यानी अदर साइन ऑफ इन्फेक्शन। अभी इन्फेक्शन के साइन क्या है ये अगर आपको देखना है तो मैंने फीवर पर एक पहला वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए। 3 पार्ट में वो वीडियो है, उसमें अगर आप देख लेंगे तो आपको उसके बारे में सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इन्फेक्शन कब सस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए कि जैसे सर्दी के लिए एंटी हिस्टामिनिक आते हैं, जैसे लिवोसिट्रिजिन, क्लोरफेनारामाइन, मैलिएट जैसे। डिकंजेस्टेंट आता है फिनिलिपिनेफ्रिन, तो ऐसे जिसे एंटी कोल्ड कहते हैं, यह ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और कफ सिरप देना चाहिए। कफ सिरप में कैसा, अगर प्रोडक्टिव कफ है और या चाइल्ड पेशेंट है, यानी चाइल्ड पेशेंट है और फिर भी ड्राई अगर कफ रहा तो भी सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर, म्यूकोलाइट और एक्सपेक्टोरेंट देना चाहिए। तो ब्रोंकोडाइलेटर में जनरली टर्ब्यूटेलिन या साल्ब्यूटामोल या लियोसाल्ब्यूटामोल ऐसे ड्रग्स आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ब्रोंकोडाइलेटर आते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है, उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे असिब्रोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, नए नए ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूकोलाइट में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल रहता है, एक्सपेक्टोरेंट में गुआफेंसिन रहता है। तो इनका एक कॉम्बिनेशन आता है, आपको कॉम्बिनेशन इसको देना चाहिए। अगर ड्राई कफ है लेकिन पेशेंट अगर एडल्ट है, यानी बड़ा इंसान है, या फिर ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको पहले अपन ने ब्रोंकोडाइलेटर दिए हुए है, यानी टर्ब्यूटेलिन और साल्ब्यूटामोल जैसा कोई ड्रग दिया हुआ है, फिर भी अगर कफ कम नहीं हो रहा और चेस्ट उसकी ड्राई क्लियर है और कफ ड्राई है कि कफ खांसी में बिल्कुल ही स्पुटम नहीं आ रहा है, तो फिर कफ सप्रेशन दे सकते हैं। जैसे डेक्स्ट्रोमिथार्फिन हो गया, लिवोडोप्रोप्राइजिन है नाम का एक ड्रग है, कोडिन है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है। ये आप डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए। इसके साथ क्या है, नेजल ड्रॉप्स आते हैं। देखो बच्चों में, ये बच्चों में स्पेशली क्या होता है कि डीकंजेशन रहता है, नेजल कंजेशन रहने के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जैसे सूं 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 ऐसी आवाज़ करते हैं, या फिर उनको ठीक से दूध नहीं पीते आता है, या चिड़चिड़ करते हैं, तो ऐसे समय में उनके नाक में अगर नेजल ड्रॉप डाले तो उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ये नेजल ड्रॉप 2 टाइप के आते हैं, जिस एक में टॉपिकल डिकंजेस्टेंट आता है, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन जैसा, और एक दूसरा सलाइन नेजल ड्रॉप रहता है जिसमें सिर्फ नमक का पानी रहता है। तो ये डिकंजेस्टेंट का जो नेजल ड्रॉप है ना, ये अवॉइड करना चाहिए और ये सलाइन नेजल ड्रॉप ही यूज़ करना चाहिए। डिकंजेस्टेंट जो नेजल ड्रॉप है, ये यूज़ करने से क्या होता है, एक रिबाउंड नेजल कंजेशन होता है, यानी अगर ये ड्रॉप की आदत लग जाती है। और दूसरा एक है कि ऑक्यूलर हाइपरटेंशन नाम का एक है बीमारी, वो होने का डर रहता है, तो ये अवॉइड ही करना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है। सलाइन नेजल ड्रॉप ही सफिशिएंट हो जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, जैसे 8-10 साल का है, तो उसे विक्स जैसे वेपो कैप आती है कुछ, या फिर स्टीम इनहेलेशन, ऐसी चीज़ें अपन कर सकते हैं। ये स्टीम इनहेलेशन सिर्फ एडल्ट में करना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम जो इन्फेंट छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे 2 साल से नीचे वाले, वो आंखें बंद नहीं कर सकते और उनकी आंखें बहुत नाजुक रहती है। तो क्या होता है, वो स्टीम उनके आंखों में जाकर उनके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्टीम इनहेलेशन में आप याद रखना चाहिए। बहुत से एक प्रैक्टिस करते हैं कि एक गर्म पानी लेते हैं, उसमें विक्स की वेपो कैप डाल देते हैं और उसकी स्टीम लेते हैं। तो चलो एडल्ट ये ले सकते हैं, पर पीडियाट्रिक में इसे अवॉइड ही करना चाहिए, छोटे बच्चों में अवॉइड ही करना चाहिए। और इसके अलावा नेबुलाइजेशन करना चाहिए। नेबुलाइजेशन काय से, तो ब्रोंकोडाइलेटर से जो भी आता है, इप्राजेस्ट, एटिओलिन, एस्टेलिन जैसे जो ड्रग्स हैं, इनसे नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। और स्टीरॉइड से नेबुलाइजेशन जनरली अवॉइड करना चाहिए, या स्टीरॉइड से नेबुलाइजेशन तभी करना चाहिए जब वो अस्थमा का पेशेंट है। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नेबुलाइजेशन है नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, इसकी आदत नहीं लगती। इस बात का मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये आदत नहीं लगती। सिस्टेमिक स्टीरॉइड जो है, यानी जैसे स्टीरॉइड की टैबलेट लेना या सिरप लेना, यह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि एक तो ये ज़रूरी नहीं रहता है और इससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो ओरल स्टीरॉइड या स्टीरॉइड के इंजेक्शन जो आते हैं वो देना नहीं चाहिए, जैसे टैबलेट प्रेडनिसोलॉन, टैबलेट डेक्सोना, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फिर 3 दिन के बाद भी अगर रिलीफ नहीं रहा, 3 सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में, तो फिर आप एंटीबायोटिक देने के बारे में सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि देना ही चाहिए। अगर पेशेंट इंप्रूव हो रहा है तो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है तो फिर अपने को एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा। जो एंटीबायोटिक देते समय हमेशा प्रॉपर चॉइस, प्रॉपर डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन, ये बात का ख्याल चलना है। चॉइस तो ये तो खैर
डॉक्टर जब चेक करेंगे, उसके चेक करने के बाद उसके बाद ही वो डिसाइड कर सकता है। डोज देते हुए उसका जो रिकमेंडेड है, थेरापिटिकल फुल रिकमेंडेड डोज है वो देना चाहिए, और ड्यूरेशन कम से कम 3 से 5 दिनों तक देना ही चाहिए। अगर सपोज अगर सपोज ये सब 5 दिनों तक ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता है तो फिर 5 से 7 दिन के बारे में ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर सपोज अपने को लग रहा है कि उसको साइंस ऑफ इन्फेक्शन है, कुछ तो भी इलनेस है, जो साइंस ऑफ इन्फेक्शन फिर से कहाँ देखना है, तो फीवर वाले वीडियो में मैंने साइंस ऑफ इन्फेक्शन बताए हुए, तो उसमें जो 5 से 7 दिन के फीवर में जो अप्रोच रहता है वही अप्रोच यहाँ पर 5 से 7 दिन के कफ में होना चाहिए। इलनेस कोई भी रहो, उसको 5 से 7 दिन हो गए तो उसके बाद में अपने को ब्लड इन्वेस्टिगेशन में फिर से वही इन्वेस्टिगेशन है, HB CBC, हीमोग्लोबिन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR, CRP। इसके साथ एक एक्सरे और कर सकते हैं। एक्सरे के बारे में मैं आगे और डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्सरे का इंपॉर्टेंस क्या है। और इसके बाद अगर ये इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं तो फिर हाइयर एंटीबायोटिक देना शुरू करना चाहिए, जो पहले दिए थे उससे हाइयर देना चाहिए। हाँ, और जो भी अपन ने पहले एंटी हिस्टामिनिक, ब्रोंकोडायलेटर, डिकंजेस्टेंट दिए थे वो भी एक बार चेंज कर देखना चाहिए। ऐसा 5 से 7 दिन तक करने के बाद अगर इसके बाद भी पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है और वो अगर और डिटोरिएट होते जा रहा है और सिम्टम्स खराब ही हो रहे हैं, तो फिर इसके बाद उसको 7 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। ये मैंडेटरी है, इन्वेस्टिगेशन मस्ट है। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर ये नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर से अपन और हाइयर ओरल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। बट अगर पहले ही ऑलरेडी ओरल एंटीबायोटिक दिए हुए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर और हाइयर ओरल एंटीबायोटिक देने का रोल नहीं बनता, सीधा इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक बेटर रहते हैं। ये 3 से 5 दिन तक देने चाहिए, और जब तक पेशेंट के पूरे साइंस एंड सिम्टम्स अच्छे नहीं हो जाते तब तक देना चाहिए। हाँ, और अगर यहाँ ओरल दिया और फिर से पेशेंट नहीं हुआ तो फिर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक, और इन्वेस्टिगेशन अगर नॉर्मल नहीं है फिर तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देना जरूरी है। फिर से मैं यही कहूँगा, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देते हुए भी प्रॉपर चॉइस में, प्रॉपर डोज में और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए। और कब तक देना चाहिए? जब तक पूरे इंजेक्शन के जो साइंस एंड सिम्टम्स है जब तक पूरे सबसाइड नहीं हो जाते, पेशेंट बच्चे के चेस्ट में जो क्रेपिटेशन है या जो विजिंग है वो पूरी सबसाइड होकर चेस्ट क्लियर नहीं हो जाती, एटलीस्ट 24 आवर अगर फीवर नहीं आना चाहिए, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन करे वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहना चाहिए। और जो मैंने फीवर के ट्रीटमेंट में जो बोले साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, वही इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी देखना चाहिए। अब जो मैंने आपको एक्सरे चेस्ट के बारे में बताया, एक्सरे चेस्ट जो रहता है कफ में करते हैं, तो उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। तो देखिए, सब में मेन बात, कभी कभी न्यूमोनिया, ब्रोंकोन्यूमोनिया या LRTR रहने के बावजूद भी एक्सरे चेस्ट नॉर्मल रह सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ है, पेशेंट को टैकिपनिया है, डिस्ट्रेस है, सांस लग रही, दमा है, तो एक्सरे में कुछ निकलना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सरे कभी कभी नॉर्मल भी रहता है लेकिन पेशेंट को बाकी साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, तो पेशेंट को क्लिनिकली देखकर भी जज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर ने अगर आपको इन्वेस्टिगेशन एक्सरे बोला और एक्सरे नॉर्मल निकल गया, इसका मतलब उसे एडमिट की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फिर अगला पिक्चर रहता है कि बायलैटरल ब्रोंकोनिमोनिया रहता है। ये जनरली इन्फेंट में रहता है, जो एकदम छोटे बच्चे हैं ना उनमें देखा जाता है। इसमें क्या रहता है, ये बायलैटरल यानी दोनों बाजू से रहता है और हर जगह ऐसे छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं। ये इसे बायलैटरल ब्रोंकोनिमोनिया बोलते हैं। एक अगला रहता है एक लोबर न्यूमोनिया या लोबुलर न्यूमोनिया, यानी जो लंग्स रहते हैं, लंग्स में 3 लोब और 2 लोब ऐसे रहते हैं, इसमें का कोई एक आधा लोब इन्वॉल्व रहता है, एक पार्ट सिर्फ इन्वॉल्व रहता है। ये यहाँ पर न्यूमोनिया रहता है, ऐसे छोटे एक ही एरिया में पैच दिखते हैं। फिर इसका क्या अगली स्टेज रहती है, इसका कॉन्सोलिडेशन रहता है कभी कभी, मतलब यह कॉन्सोलिडेशन होकर मतलब वो कब थोड़ा गाढ़ा बन जाता है और ऐसा पूरा कंटिन्यू जो बीच में जो बारीक डॉट दिख रहे थे उसके जगह कंटिन्यू एक व्हाइट पैच दिखने लग जाता है। कंसोलिडेशन से अगली स्टेज रहती है प्लूरल इफ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है, ये लंग्स के बाहर जो एक प्लूरल स्पेस रहती है इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, लिक्विड जमा हो जाता है, तो इसमें ये पूरा ऐसा व्हाइट दिखने लग जाता है पूरा पार्ट। और इसके आगे की स्टेज रहती है एम्पाइमा। एम्पाइमा में क्या होता है कि ये जो प्लूरल इफ्यूजन में जो लिक्विड था इसका पस तैयार हो जाता है। तो ये सब में सीरियस कंडीशन है पस तैयार होना। तब इसके लिए अप्रोच कैसा रहना चाहिए, अगर एक्सरे चेस्ट पूरी तरह नॉर्मल है फिर भी क्लिनिकली उसको टैकिपनिया, डिस्ट्रेस है, ऐसे कुछ है तो जिसका मैं आगे आपको जिक्र करूंगा, इसमें 5 दिन तक तो भी एटलीस्ट एंटीबायोटिक देना ही चाहिए। एक्सरे चेस्ट नॉर्मल रहने के बाद अगर सपोज कफ है तो 5 दिन तक एंटीबायोटिक कम से कम देना ही चाहिए। बाकी आप ज़्यादा 2-4 दिन ज़्यादा भी दिए तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। उसके बाद में अगर बायलैटरल ब्रोंकोन्यूमोनिया एक्सरे में दे रहा तो 7 से 14 दिन तक एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इसमें क्या कैसा रहता है, अगर बायलैटरल ब्रोंकोन्यूमोनिया है तो पहले के एक्सरे किया उसमें ब्रोंकोन्यूमोनिया दिखा, फिर 7 दिन एंटीबायोटिक दिए, फिर पेशेंट भी इंप्रूव हो गया तो एक्सरे फिर से रिपीट करके देखना पड़ता है। और अगर उसमें एक्सरे पहले से बेटर रहा, जब तक एक्सरे पूरा नॉर्मल नहीं आता तब तक उसको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। सेम लोबार न्यूमोनिया कंसोलिडेशन में भी 14 दिन तक एंटीबायोटिक देना पड़ता है।
और रिपीट एक्सरे करके वो नॉर्मल आया कि नहीं ये भी चेक करना है। जब तक एक्सरे नॉर्मल नहीं आता तब तक एंटीबायोटिक देना पड़ता है। प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें क्या होता है, प्लूरल स्पेस है लंग्स में, छाती में पानी जमा होना जिसको बोलते हैं, उसमें टैपिंग करके पानी निकालना पड़ता है। पानी निकालने के बाद उसे चेक करने भेजना पड़ता है, और वो चेक करने के बाद वो पानी किस चीज़ का है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या टीबी का पानी है। मोस्टली ये जनरली ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का रहता है। तो पूरा पानी निकालने के बाद उसको टीबी की ट्रीटमेंट है। अगर टीबी का नहीं रहा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा तो उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करके वो बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक से मरेंगे वो है एंटीबायोटिक, उसको 14 दिनों तक देते रहना चाहिए। एम्पाइमा, अगर इसमें पस तैयार हो गया तो फिर प्लूरल इफ्यूजन के आगे की स्टेज रहती है एम्पाइमा। इसमें क्या करना पड़ता है, तो इसमें इंटरकॉस्टल ड्रेनेज करना पड़ता है, यानी छाती में एक नली डाल के वह नली पानी में छोड़ के उसमें का पस निकालते रहना पड़ता है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि यह पस बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है या इसमें पस पॉकेट्स रहते हैं, यानी पस में से छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं, तो कैसे ये पॉकेट लॉक हुए हुए रहते हैं और ये आईसीडी में फिर यहाँ का पस निकलता नहीं है, तो ऐसे में इसका ऑपरेशन करना पड़ता है जिसे डीकॉर्टिकेशन करते हैं। और अगर टीबी में तो एक टीबी की ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ता है। दूसरी बात, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत दिनों की खांसी सर्दी खांसी रही तो ही एम्पाइमा या प्लूरल इफ्यूजन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मैंने ऐसे भी पेशेंट देखा है कि जिनको सिर्फ खांसी आना शुरू हुई और तीसरे चौथे दिन एक्सरे किया तो उसमें मेरे को प्लूरल इफ्यूजन दिखा हुआ है। या कुछ पेशेंट ऐसे दिखे हैं कि जिनका मैंने पहले दिन एक्सरे किया है तो भी उसको मेरे को कंसोलिडेशन दिखा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अपन जब तक एक्सरे करेंगे नहीं अपने को समझ में नहीं आता। किया तो सिर्फ नुकसान इतना है कि पैसे वेस्ट जाते हैं, बाकी डायग्नोसिस होने में हेल्प होती है। अब चूंकि ये वीडियो और बहुत लंबा होते जा रहा है तो अब मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। और आगे का जो मैं कुछ और आगे के कुछ टॉपिक है कि जिसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन में क्या करना चाहिए, एलर्जिक कफ किसे कहते हैं, टीबी को कैसे डायग्नोस करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।